हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल पीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ वेंजो का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। चलो इसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वनकशिंग के पास 2 ग्लेस आर्मर के टुकड़े आ गए थे। वो कहीं ना कहीं इंटरनली काफ़ी खुश था, क्योंकि अब जो ग्लेस आर्मर के टुकड़े रह गए थे वो इस दुनिया में सिर्फ 3 या 4 टुकड़े और थे जो उसे और हासिल करने थे। यहाँ पर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। अब वो वापस से यहाँ पर खाओचोंग के सेक्ट में जाना चाहता था, यानी कि यूयंग सेक्ट में, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो गैदर होने वाले थे। एक मॉर्टल कल्टीवेटर वर्ल्ड की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जहाँ पर ये स्वर्ड्स इमॉर्टल जो था चांगमिंग माउंटेन सेक्ट का, ये भाई ई भी आने वाला था। ये भाई ये जो है वो यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें करने वाला था। वो एक स्वर्ड इमॉर्टल था। उसने अपनी लाइफ में अपनी जैसे बुढ़ापे पे एक अमरता हासिल कर ली थी। वो बहुत पुराने सेक्ट से आता था, लेकिन उसने अपनी जवानी पे भी काबू कर लिया था। और वो इतनी जल्दी ना बूढ़ा हो सकता था ना मर सकता था। और स्वॉर्डमैनशिप में उसे सिर्फ एक ही इंसान हरा सकता था, जिसे सिक्स कॉम्बैट मार्शल आर्ट आती हो, जो कि हमारे वनकशिंग को आती थी। यहाँ पर वो इंसान इतने टाइम से जिंदा था। कहा जाए तो वनकशिंग के दादा परदादा के टाइम से ही वो इंसान जिंदा था। ऐसा कल्टीवेशन वो कर चुका था कि वो एक तरह से इमॉर्टल की श्रेणी में आ गया था। और यहाँ पर वो इतनी जल्दी मरने वाला में से नहीं था। वो अजर हो चुका था। अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो। इसलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ जाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि ये लोग ये बाई से मिलना चाहते थे, जो कि बहुत सालों में एक बार इस मॉर्टल वर्ल्ड में आया करता था। वो मोस्टली जाकर अपने चांगमिंग माउंटेन था उधर रहा करता था, वहाँ पे प्रैक्टिस किया करता था, और वहीं पे वो अपना ज़िंदगी का जो रोज़ बसर थी वो जिया करता था। यहाँ पर जब वो वापस आ रहा था और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वनकशिंग को तो यहाँ पर वैसे भी जो बाकी के ग्लेज आर्मर के टुकड़े थे ना, ग्लेज आर्मर के टुकड़े और की मिलाकर टोटल 6 चीज़ें थी। और ग्लेज आर्मर का जो बाकी के टुकड़े थे, अब उसे पता चला कि सिर्फ 3 टुकड़े हैं जो कि लेफ्ट हैं, जिनमें से एक टुकड़ा हमारे गाओचोंग के पास है, एक जाओजिंग के पास है, और एक टुकड़ा किसी और सेक्ट लीडर के पास है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो एक बचा हुआ टुकड़ा है ना, वो खाओविनिंग के ही मास्टर के पास है। यहाँ पर वो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं मनी मन, क्योंकि खाओविनिंग यहाँ पर एक बहुत ग्रेट सेक्ट से आता था। मो हुआयांग चिंगफेंग सेक्ट, जो कि काओवेनिंग का बहुत बड़ा उसने हमेशा काओवेनिंग को पाला पोसा, और उसके अंकल ने उसे एक हिडन डिसाइपल बनाकर हमेशा ताउम्र अपने पास रखा। उसे बाहर की दुनिया से मिलाया नहीं गया। और जब पहली बार काओवेनिंग बाहर की दुनिया से मिला, वो गोशियांग को देखता है और गोशियांग से वो प्यार करने लगता है। इस वजह से वो यहाँ पर इन सबके साथ चल रहा था, और हमारे प्यारे वनकशिंग को ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। ये लोग वापस से हमारे गाओचोंग के सेक्ट जो है यूयांग सेक्ट, वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर गाओ शार्लिंग भी झान चंगलिंग, जिससे वो अंगेज होना चाहती थी और जिसके साथ वो रहना चाहती थी, उसका वहाँ इंतज़ार कर रही थी। लेकिन झान चंगलिंग को दोनों ही बाप बेटी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का ये लोग भी इंतज़ार कर रहे थे, जिस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले थे। इवन यहाँ पर जिस टीचर के अंडर इन लोगों ने, जैसे कि कहा जाए तो जो हमारा जोज इशू था उसके टीचर रह चुके थे ट्विन हुआइजांग के अंडर बहुत सारे डिसाइपल रह चुके हैं, जिनमें से एक जो डिसाइपल है ना, वो दावू भी है, और दावू के साथ साथ जिंग बेयुआन भी है। वो दोनों के दोनों एक तरह से कपल हैं। दावू को प्यार से वूशी भी बुलाया जाता है। वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से पसंद करते हैं, और यहाँ पर बाद में जाकर जिंग बेयुआन जो है वो लॉर्ड बन चुका था 7 सेक्ट का। उसके अंडर उसका एक डिसाइपल भी था पिन्नन, जो कि उसका डिसाइपल था और उसके नीचे ही काम किया करता था। यहाँ पर वो लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे और अपने काम से काम ज़्यादा मतलब रखा करते थे, और इन लोगों को भारी दुनिया से कोई भी लेना नहीं होता था। वनकशिंग के पास जो कि उसकी घोस्ट वैली के लोग थे, जैसे कि शिया मिन और बहुत सारे लोग, जो कि उसे लेटर ऑन सारी की सारी न्यूज़ बता दिया करते थे, बाकी के सेक्ट में क्या चल रहा है और क्या नहीं। यहाँ पर ये सारे मिलकर 2 दिन का टाइम लगता है, और वापस से गाओचोंग के सेक्ट में आते हैं, जो कि यूयांग सेक्ट था, और वहाँ पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में जो भी तमाशा होने वाला था उसे देखने वाले थे। यहाँ पर ये वापस तो आ जाते हैं और एक इन में भी ठहर जाते हैं। यहाँ पर गाओ चोंगलिंग के सारे लोगों से अलर्ट कर देते हैं कि जान चंगलिंग यहाँ पर वापस आ गया है, क्योंकि सारे लोग नज़र रखे हुए थे जान चंगलिंग पे, और मोस्ट ऑफ द लोगों के पास यहाँ पर चंगलिंग का पोर्ट्रेट भी था, और वो लोग जान चंगलिंग को पहचानने भी लगे थे। गाओ चोंग कहता है कि अगर झांग चंगलिंग जो है वो सेफ़ है और सिटी में घूम रहा है, जिस भी इंसान के साथ घूमना चाहता है तो घूमने दी जाए, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि कोई भी उस पर बर्डन कर रहा है, या उस पर कोई भी किसी भी तरह के लोग जो हैं वो
उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि जितना भी वो बच्चों पे या फिर किसी पे दबाव बनाएंगे उतना ही वो इंसान उनसे दूर भागने की कोशिश करेगा। और ये चीज़ गाओ चंगलिंग जानता था कि ये एक ह्यूमन नेचर है, सॉरी गाओ चोंग जानता था कि ये एक ह्यूमन नेचर है। यहाँ पर वो प्लान बनाते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे सारे इन भरने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी मॉर्टल वर्ल्ड की। इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर सेकेंड कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। पहली कॉन्फ्रेंस वो हुई थी जहाँ पर जब सारे सेक्ट ने मिलकर अपनी अपनी चीज़ों को डिसाइड किया था, जैसे कि 5 ग्लेज आर्मर और एक उसकी की। और ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी ना, ये कॉन्फ्रेंस सेकेंड कॉन्फ्रेंस मानी जाती थी इस पूरे वर्ल्ड की, जहाँ पर ये सारे लोग फिर से इकट्ठे हो रहे थे ग्लेज आर्मर को इकट्ठा करने के लिए। धीरे धीरे एक दिन पूरा बीतता है। वन केशिंग जो था वो ज़ाओ ज़ीशु से पूरी तरह से फ्लर्ट कर रहा था। ज़ाओ ज़ीशु यहाँ पर उससे कहता है, तुम कोई प्लान क्यों नहीं बनाते कि मुझे जैसे तैसे करके यहाँ पर हेवन विंडो से भागकर अब मुझे कहीं जाने का मौका मिले। तुम हमेशा इन सब चीज़ों में क्यों घुस रहे हो? हम तो यहाँ पर सिर्फ फ़न के लिए आ रहे थे। हमें तो प्रिंस जिन को बेवकूफ़ बनाना था, तो तुम इन लोगों के साथ क्यों घुस रहे हो? गुशियांग काओइनिंग जो थे वो यहाँ पर अपने अपने रूम में थे, और जान चंगलिंग यहाँ पर गुशियांग के पास ही रुका हुआ था। दोनों एक बेड पे थे और काओइनिंग भी वहीं पे रुका हुआ था। गुशियांग जो थी वो अलग बेड पे थी और उन लोगों के बीच में पार्टीशन था, और काओइनिंग और जान चंगलिंग एक रूम में रुके हुए थे। वन केशिंग और ज़ाओ ज़ीशु भी एक रूम में रुके हुए थे। वन केशिंग से उसकी फ्लर्ट से तंग आकर ज़ाओ ज़ीशु कहता है, आखिर तुमने सबको अपने अंडर तो ले लिया है, लेकिन हम उनके साथ कैसे रहेंगे? अगर हमें आइडेंटिटी चेंज कर कर कहीं जाना होगा तो एक साथ पकड़े जाएंगे। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वन केशिंग कहता है, देखो, अगर हमें लोगों से भागकर जाना है तो फिर जाना ही है, और अगर हमें लोगों का सामना करना है तो मुझे लगता है कि हमें मिल बांट कर सारी चीज़ों को करना चाहिए। देखो, हम कहीं भी चले जाएं वक्त के अंत तक, हम हमेशा हमेशा छुप कर नहीं रह सकते। कभी ना कभी किसी न किसी द्वारा हम पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि झूठ जितना भी छुपा लो छुपता नहीं है, एक दिन सच आ ही जाता है सामने। और रही बात, फ़िलहाल के लिए मैं इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। प्रिंस जिन को हमने बेवकूफ़ तो बना लिया, लेकिन उसके लिए हमें थोड़े टाइम तक उसे और फूल बनाना होगा। यहाँ पर ज़ाओ ज़ीशु कहता है, तुम आखिर क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो इन सारी पॉलिटिक्स में? तुम तो एक अल्फ़ा हो, तुम तो एक लोली ब्रॉथल के इंसान हो ना, फिर तुम इन सब चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? तो यहाँ पर वन केशिंग मुस्कुराता है और कहता है, बहुत सारे मेरे जो कस्टमर हुआ करते थे ओमेगा, वो जब मेरे से सेटिस्फाई होने आया करते थे तो उनके फादर्स इन सारी चीज़ों में इंडल्ज थे, और मैं देखना चाहता हूँ इन चीज़ों में वो भी इंसान इंडल्ज है जिसने मुझे इस धंधे में भी धकेला था। यहाँ पर वन केशिंग झूठ बोल रहा था, बल्कि वो यहाँ पर इनडायरेक्टली बोलना चाहता था कि ज़ाओ जिंग वो इंसान था जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था, लेकिन वो ये सीधा सीधा बोल नहीं सकता था। तो वो कहता है, इनमें से एक इंसान जिसने मुझे इतना इविल बनने के लिए मजबूर किया, ये सब गंदे कामों के लिए मजबूर किया। यहाँ पर वो टर्म्स रेफ़र कर रहा था कि उसे घोस्ट वैली के किंग बनने के लिए जो उसे यहाँ पर मजबूर किया गया, वो ज़ाओ जिंग ही था जिसने उसे अनाथ कर ऐसा सारा सदमा दे दिया, इतना सब कुछ, उसका बचपन छीन लिया, उसके साथ इतना बुरा किया, उसकी सारी खुशियाँ छीन ली, उसकी बचपन तबाह कर दिया। और यहाँ पर वो कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं पा सका, हमेशा उसने मार खाई है घोस्ट वैली के जो एक्स किंग हुआ करता था उसकी। यहाँ पर उसे सज़ा मिला करती थी, उसे कड़ी से कड़ी इतनी सज़ा मिलती थी। यहाँ पर वो इतना अपने बचपन का टॉर्चर भूल नहीं सकता जब एक इंसान के सामने उसके माँ बाप को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, जस्ट एक लालच में आकर। वो कैसे भूल सकता था वन केशिंग? लेकिन वन केशिंग यहाँ पर ज़ाओ ज़ीशु को सब चीज़ें अभी बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ज़ाओ ज़ीशु शायद उस पर ट्रस्ट ना करे, या फिर अभी ज़ाओ ज़ीशु को बताना ठीक नहीं हो सकता है कि वो उसे मास मर्डरर समझे। जिस तरह से नाने सेक्ट में जितना भी कत्ले गैरो आम हुआ, वो सारी चीज़ों का इल्ज़ाम जो था वो जो घोस्ट वैली के किंग के ऊपर डाल दिया गया था। सारे ये बोलते थे कि घोस्ट वैली का जो किंग है ना, वो बहुत ज़्यादा निर्दयी है, वो लोगों को मास मर्डर करता है, वो लोगों को काट देता है, और वो लोगों से सिर्फ पैसा, लोगों को मारना, उसे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। वन केशिंग के बारे में बहुत सारी अफवाहें होती थी कि जैसे उसे बहुत सारे लोगों को मारना बहुत पसंद है, वो निर्दयी है, वो लोगों की इमोशंस को नहीं समझता, उसे इंसानों को मार कर उन्हें घोस्ट बनाने में मज़ा आता है। लेकिन ये सारी बातें झूठी थी, क्योंकि घोस्ट वैली में जो लोग रहते थे उनके नाम में घोस्ट था, वो इविल हरकतें करते थे, पर वो हकीकत के घोस्ट नहीं थे, बल्कि वो दुनिया से सताए हुए लोग थे। और कुछ दुनिया के इविल लोग थे जो घोस्ट वैली में आकर आश्रय लेते थे, क्योंकि जहाँ पर जब दुनिया में बहुत लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लेवल का बुरा हो जाता था, उनको मारने तक दुनिया दौड़ पड़ती थी, तो वो घोस्ट वैली में आकर अपना आसरा लिया करते थे, और घोस्ट वैली में आकर वो एक घोस्ट जैसी ज़िंदगी बिताते थे, जैसे कि एक घोस्ट इविल हरकतें
बातें करने में बाज नहीं आता, ऐसे ही वो भी करने लगे थे, क्योंकि उन्हें दुनिया से बदला चाहिए था। जिस दुनिया ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, उस दुनिया के साथ वो भी हमदर्दी नहीं दिखाना चाहते थे। यहाँ पर ये सारे इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो रहे थे। ऐसे ही इन लोगों के एक दिन बीतता है और उसके बाद 1.5 दिन बीतता है। शाम का वक्त होता है, जब इन्हें पता था कि बाहर प्लेटफॉर्म पे सारे लोग धीरे धीरे करके एकत्रित होते हैं। ये लोग भी उस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर बड़ी खुशी खुशी निकल गए थे। ये लोग भी चाहते थे कि उस कॉन्फ्रेंस के लिए जाएं, उस कॉन्फ्रेंस में ये लोग पार्टिसिपेट करें, उस कॉन्फ्रेंस का भागीदार बने। यहाँ पर वन केशिंग तो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन ज़ाओ ज़ीशु को इसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। ज़ाओ ज़ीशु देखता है कि वहाँ पर उसका एक पुराना साथी आया है, जो कि उसके मास्टर के अंडर ही यहाँ पर एजुकेशन लिया करता था। तो वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि लॉर्ड ऑफ 7 यहाँ पर आएंगे, और उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने पुराने साथी से वो मिलेगा। वो इंसान लॉर्ड ऑफ 7 बन चुका था, क्योंकि वो इंसान जो था वो उसके साथ उसका पार्टनर दावू भी आया हुआ था। ये था जिन बाईयुआन, और वो दोनों एक टाइम पे एक साथ पढ़े लिखे थे, एक साथ रह चुके थे। एक मास्टर के अंदर उन्होंने बहुत सारी स्किल्स सीखी थी, लेकिन वो एक सेक्ट का लॉर्ड इसलिए बन गया क्योंकि वो वहाँ के लॉर्ड का पहले बेटा हुआ करता था। इसलिए उसे हेवंस विंडो में आने की ज़रूरत नहीं थी, एक सिपाही बनने की ज़रूरत नहीं थी, वॉव्स लेने की ज़रूरत नहीं थी। यह ज़ाओ ज़ीशु जब उससे मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोनों के बीच में पहले तो दोनों एक दूसरे को फॉर्मली बो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो हेवंस विंडो का डिसाइपल था और उसके सामने एक सेक्ट का लीडर खड़ा था। और उसके बाद वो लोग गले मिलके एक दूसरे से भाईचारा बनाते हैं। यहाँ पर वो पूछता है ज़ाओ ज़ीशु से कि तुम्हारे हेवन विंडोज़ का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो ज़ाओ ज़ीशु कहता है कुछ नहीं, यहाँ पर जितने भी मैटर होते हैं, और मैंने सुना है कि ग्लेज आर्मर में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ की जो लाइब्रेरी जब खुलेगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें दुनिया का भला हो सकता है। तो बस हम 7 हेवन विंडोज़ के लोग भी यहाँ पर आ गए, जिस तरह से तुम लॉर्ड ऑफ 7 सेक्ट के आए हो। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पर सारे लॉर्ड्स को बुलाया गया है और उनकी सहमति से ही ग्लेज आर्मर को खोला जा रहा है। लेकिन मैंने सुना है कि घोस्ट वैली से बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को प्रोटेक्शन लेनी पड़ रही है और ग्लेज आर्मर लाइब्रेरी को खोलना पड़ रहा है। यहाँ पर ज़ाओ ज़ीशु कहता है मुझे नहीं लगता कि घोस्ट वैली ने मजबूर कर रहा है, मुझे लगता है कि उसे खोलने के पीछे इनका अपना स्वार्थ होगा। वरना तुम ये देखो, किसी के डर के साए के अंडर तो ये लोग ये चीज़ नहीं करेंगे ना। कोई भी किसी के डर के साए में नहीं करता, अपनी विलिंगनेस के साथ करता है, अपने फुल कॉन्शियसनेस के साथ कोई इंसान करना चाहता है। ये बात सुनकर वो कहता है अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पर पूरी कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। ये बाई को देखकर सारे के सारे लोग चकित रह जाते हैं। ये बाई आज भी इतना ज़्यादा यंग लग रहा था, सारे के सारे हैरान थे कि इसकी एज इतनी ज़्यादा होगी, शायद वो उनके ग्रैंडफादर की उम्र का होगा, लेकिन आज भी वो सिर्फ 20 साल का एक लड़का लग रहा है, जिसे देख के सारे अमेज थे। यहाँ पर सारे उसे झुक के प्रणाम करते हैं सिवाय वन केशिंग के। तो यहाँ पर वन केशिंग सिर्फ उसे देख रहा था, लेकिन वो जानबूझकर कुछ भी नहीं करता। ज़ाओ ज़ीशु हाथ मारता है और कहता है ये एक इमॉर्टल है, स्वॉर्ड इमॉर्टल, चलो इसे नमस्ते करो। वन केशिंग यहाँ ज़ाओ ज़ीशु की बात रखने के लिए हल्का सा बोतो कर देता है, और उसके दिल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। देखते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में जब इनकी कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो क्या तमाशा क्रिएट होगा, और इस तमाशे का क्या वन केशिंग फ़ायदा उठाएगा या कोई और बाजी मार लेगा। ज़ाओ ज़िंग जैसा कमीना इंसान, क्या उसके हाथों 5 ग्लेज आर्मर लगेंगे या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।